हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए अप्लाइड मैथ सेकंड में यूनिट नंबर सेकंड समाकलन 2, इसमें चैप्टर नंबर 7 समाकलन के अनुप्रयोग चल रहा है हमारा। और इसका थर्ड सेक्शन है जिसमें समाकलन द्वारा आयतन एवं वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। इसके हमने डेफिनीशंस, फॉर्मूले, कुछ आसान क्वेश्चंस ये सब देख लिए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। और आज देखिए इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, और इसमें हम सारे MCQ क्वेश्चन करेंगे हिसाब से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को लेंगे आज हम। जो क्वेश्चंस आप इंटीग्रेशन से करेंगे तो बहुत लंबे पड़ेंगे आपको, तो MCQ पर्पज़ से अगर सॉल्व करना है तो आप ज़रूरी नहीं है इंटीग्रेशन से करें, आप उसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं शॉर्टकट से। तो वैसे ही कुछ शॉर्टकट्स, कुछ याद करने की टेक्निक और उनके बेस पे हम MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे ताकि आपके MCQs जो हैं वो आराम से हो पाएँ। तो MCQ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी ये वीडियो है, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी मेहनत जो है वो बचने वाली है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। छिन्नक के ऊपर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे पास, निश्चित समाकलन की सहायता से एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जिसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर और सिरों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए छिन्नक का मतलब हमने बताया था आपको पहले वीडियो में कि अगर मान लिया सपोज़ करिए कोई कोन है हमारे पास, कोई स्फीयर है, तो उसको 2 प्लेन सरफेस अगर उसकी बना दी जाए। अब जैसे कोन है उसकी एक प्लेन सरफेस तो होती ही है। जैसे मैं यहाँ पर एक कोन बनाता हूँ आपका, सपोज़ करिए ये कोन इसका स्ट्रक्चर है और ये पूरा ऊपर जाके पूरा मिला हुआ है। हम इसे यहाँ से सेक्शन से काट दें। देखिए नीचे तो प्लेन सरफेस है ही, नीचे सर्कुलर सरफेस प्लेन है, एक प्लेन सरफेस और बना दीजिए आप यहाँ पे, ऊपर का हिस्सा निकाल दीजिए इसका, तो ये आपका छिन्नक कहलाता है। अब इसमें भी वही जो शंकु की अक्ष थी वही यहाँ पे भी अक्ष हो जाएगी, तो ये इसकी अक्ष हो गई, और ये इसके छिन्नक का जो ऊपर सरफेस है उसकी त्रिज्या, ये जो है नीचे का सरफेस उसकी त्रिज्या, और ये जो है वो इस छिन्नक की ऊंचाई कहलाएगी, जितनी भी ये चीज़ होगी। तो अब हम इसमें भर लेते हैं ज़रा वैल्यूज़। देखिए निश्चित समाकलन की सहायता से लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जिसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर, मोटाई मतलब ये है 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। सिरों की त्रिज्याएं 3 और 6 हैं, तो जाहिर सी बात है जो छोटा है वो 3 सेंटीमीटर और जो बड़ा है वो आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस छिन्नक का वॉल्यूम और इसका वक्र पृष्ठ ये सब हमें निकालना है। तो आप देखिए इसमें ट्रिक हम क्या इस्तेमाल करेंगे। इंटीग्रेशन से होगा तो ये लंबा क्वेश्चन है, लेकिन वैसे हम एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हम इस कोन को ऊपर बढ़ा दें पूरा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम ऊपर वाले कोन की कुछ पैरामीटर निकाल लें, जैसे उसकी ऊंचाई या उसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या तो मालूम है खैर उसकी, लेकिन अगर उसकी हम ऊंचाई निकाल लें तो उस केस में जो है वो इसका छिन्नक का वॉल्यूम निकालने के लिए हम पूरे कोन के वॉल्यूम में से ऊपर के कोन का वॉल्यूम जो है घटा सकते हैं। तो इस शॉर्टकट ट्रिक से जो है आपका वॉल्यूम जो है वो बड़े आराम से निकल आएगा। हमें छिन्नक का वॉल्यूम और वक्र पृष्ठ नहीं मालूम है, लेकिन हमें पूरे कोन के लिए फॉर्मूले पता हैं। तो इसलिए पूरे कोन के लिए हम स्टार्ट करेंगे, उसी में से सबट्रैक्ट करके पूरे कोन के वॉल्यूम में से छोटे कोन का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें छिन्नक का वॉल्यूम मिल जाएगा, और पूरे कोन के वक्र पृष्ठ में से हम ऊपर के कोन का वक्र पृष्ठ सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें इस नीचे वाले छिन्नक का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। तो देखिए हम इसी हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास इतनी है कि हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये जो ऊंचाई ये तो 4 सेंटीमीटर पता है, लेकिन ये हमारे पास जो है बिल्कुल नहीं पता है हमें। तो थोड़ा सा आइडिया जो है वो हम ये ले लेते हैं कि सपोज़ करिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम थोड़ी देर के लिए H1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ये अगर शंकु का अर्ध शीर्ष कोण अल्फ़ा ले लें तो देखिए आप इस ट्रायंगल से भी अगर tan अल्फ़ा निकालें और बड़े वाले ट्रायंगल से भी tan अल्फ़ा निकालें तो वो सेम निकलेगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम नाम दे दें इसका ABC और DE, ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों में से अगर हम tan अल्फ़ा निकालें तो tan अल्फ़ा के मान बराबर करने पर, ठीक है, अभी तो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जब अगर पेपर में आएगा तो आप शॉर्ट में ही निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा की वैल्यू बराबर कर दीजिए, यहाँ से tan अल्फ़ा कितना होगा 3/h1, 3/h1 इज़ इक्वल टू, और यहाँ से tan अल्फ़ा निकालेंगे तो 4/h1 + 4, ठीक है ना, 4/h1 + 4 ये आएगा। यहाँ से बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3h1 + 12 इज़ इक्वल टू 4h1। और देखिए एक मिस्टेक हो गई हमारी और उसे हम सुधार लेते हैं। ये जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लें तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो देखिए ये आपके 6 सेंटीमीटर यहाँ पर जो दी हुई है त्रिज्या,
तो ये 6 कर लिया हमने, यहाँ पर भी 6 कर लिया और यहाँ पर भी 6 हो गया। तो यहाँ से 3h1 बचेगा इज़ इक्वल टू 12, यानी कि यहाँ से h1 इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें ये डिस्टेंस जो h1 थी वो 4 सेंटीमीटर पता लग गई। तो अब देखिए सारे पैरामीटर पता लग चुके हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम अगर हमें फ्रस्टम का चाहिए तो वो इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, ऐसे करके हम लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अभी ये डायग्राम तो मेरे सामने से हट जाएगा, लेकिन आप भी कॉपी पे बना चुके होंगे तो आपको उसमें से समझ में आता रहेगा। तो देखिए वी टोटल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये और माइनस ये वाला भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसमें देखिए 1/3 पाई और रेडियस इसमें बड़े वाले की पड़ जाएगी, तो ये 6 का स्क्वायर इंटू एच। एच देखिए अब टोटल कितना, 4 ये और 4 वो, यानी कि 8 बड़े वाले का निकालना है ना, तो टोटल हाइट 8 आ जाएगी। माइनस 1/3 पाई, इसकी छोटे वाले की रेडियस देखिए 3 से है, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच। एच देखिए इसका कितना है, केवल 4 है, तो ये इसमें आ जाएगा। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो 1/3 पाई और 4, देखिए 8 और 4 है, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका अंदर बचेगा 6 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ये इतना बचेगा। इसमें देखिए यहाँ पे 1/3 पाई इंटू 4 और ब्रैकेट में 36 इंटू 2 माइनस 9, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 4 और इंटू 72 में से 9 गया, तो ये आपका 63 बचेगा। 3 2 जा 3 1 जा, तो 21 चौको 84, 84 पाई और घन सेंटीमीटर, ये आपका वॉल्यूम जो है वो फ्रस्टम का आ जाएगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन मेथड से नहीं निकाला है, बल्कि मेंसुरेशन के तरीके से निकाल दिया है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आता है तो उस केस में यही एकमात्र तरीका है जिससे कि आपका क्वेश्चन छोटा पड़ सकता है। अब देखिए अगर आपको वक्र पृष्ठ चाहिए तो एस आपको फ्रस्टम का अगर चाहिए, तो फ्रस्टम का अगर आपको एस चाहिए तो एस आपका टोटल माइनस एस जो है वो स्मॉल वाले का सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब देखिए इसमें एस टोटल मतलब पाई आर एल, इसके लिए भी फॉर्मूला होगा, और एस स्मॉल यानी कि पाई आर एल, इसके लिए भी फॉर्मूला होगा। तो देखिए वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करें। पाई बड़े वाले की रेडियस तो 6 है, ठीक है ना। एल, अब एल कितना होगा, तो बड़े वाले का एल देख लीजिए यहाँ पे। तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए सीधे बड़े वाले के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। 4 4 8 ये है और 6 ये है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो हमारी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। तो वो मैं थोड़ा सा सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू छोटे वाले की रेडियस 3 है और एल उसका जो है वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डायग्राम से आप देख सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जाकर के आपका, देखिए इसमें ये हो जाएगा 6 पाई और ये इंटू 10 हो जाएगा, माइनस 3 पाई इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 60 पाई माइनस 15 पाई, यानी कि ये 45 पाई, और वर्ग ये आपका वक्र पृष्ठ है तो इसका मतलब वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह फ्रस्टम का जो हमारा वॉल्यूम है और उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से निकल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए एक बाल्टी के ऊपर तथा नीचे के व्यास क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तथा उसकी गहराई 16 सेंटीमीटर है। समाकलन द्वारा उसका आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, बस हो सकता है डायग्राम समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आए। बाल्टी में देखिए ऊपर का सरफेस जो है वो ज़्यादा चौड़ा होता है और नीचे का सरफेस जो है वो कम चौड़ा होता है, और एक तरह से ये फ्रस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है, छिन्नक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेली लाइफ में जो आपको दिखाई देता है। तो देखिए ऊपर और नीचे के व्यास 18 और 12 सेंटीमीटर है, तो 18 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो इसका मतलब जो उसकी त्रिज्या होगी जा कर के वो केवल 9 सेंटीमीटर होगी, और नीचे जो है वो व्यास 12 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी। गहराई 16 सेंटीमीटर है, इसका मतलब चाहे ऊंचाई कह लीजिए, ऊपर से देखो तो वही गहराई हो जाती है और नीचे से देखो तो वही ऊंचाई हो जाती है, और पड़े पड़े में है तो वही उसकी मोटाई भी हो जाती है। अगर इस बाल्टी को लेटा दें हम, समाकलन द्वारा उसका आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पीछे इसको बढ़ा करके और इस कोण को पूरा कर लेंगे। डायग्राम थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है तो थोड़ा सा वो तिरछा दिखाई दे रहा है। ए बी सी डी ई उसी तरह से नाम रख लिया, अल्फ़ा ये एंगल ले लिया। अब वही tan अल्फ़ा की वैल्यू बराबर करके हम ये वाली जो एक्स्ट्रा हाइट है h1 इसको पता कर लेंगे। फिर उसके बाद जब हम इसको पता कर लेंगे तो उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, टोटल वॉल्यूम में से जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन का निकाल के तो हमें इस बाल्टी का वॉल्यूम मिल जाएगा। और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम
तो ये इज़ इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोटल माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल, ये इस तरह से करके आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम का जो आंसर आ रहा है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, तो आप उससे आंसर मैच कर सकते हैं। 912 पाई घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर से पहचान जाएंगे आप कि ये जो है वो वास्तव में आयतन है। और कर्व सरफेस एरिया की जहाँ तक बात रही, तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो आ रहा है 15√265 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये इस तरह से आ रहा है। तो बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, आप आराम से उसे बैठ के चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से ये छिन्नक वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरह से शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में भी मैं बता दूं कि कर्व सरफेस एरिया के लिए हम एस यूज़ कर चुके हैं, उसको आप सी कर दें, क्योंकि देखिए कर्व सरफेस एरिया के लिए जो है वो सी सिंबल यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, और टोटल सरफेस एरिया के लिए एस यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी जो है वो हम एस को हटा करके सी लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक अर्धगोलीय प्याले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता एवं उसको बनाने में लगी धातु की चादर का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालो। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, और इंटीग्रेशन से नहीं करेंगे हम। देखिए अर्धगोलीय प्याला है और इसका मतलब खोखला होगा ये, तो इसलिए हम इसके में मटेरियल का वॉल्यूम तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि मटेरियल तो केवल किनारे किनारे ही लगा है। तो इसलिए उन्होंने इसकी धारिता पूछा है, मतलब कितनी चाय आ सकती है या कितना लिक्विड इसके अंदर आ सकता है, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम कितना है। तो देखिए गोले का जितना होता है उसका आधा यहाँ पे हो जाएगा। तो वॉल्यूम इसकी बात करें हम, यानी कि कैपेसिटी की बात करें, तो कैपेसिटी यानी कि इसका वॉल्यूम, तो ये आधा हो जाएगा जितना टोटल वॉल्यूम होता है। टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो उसका आधा कर देंगे तो ये देखिए 2 2 जा, तो 2/3 पाई आर क्यूब बचेगा। अब इसमें आप वैल्यूज़ रख दीजिए, 2/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 686/3 पाई घन सेंटीमीटर, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी धारिता निकल जाती है। थोड़ा सा पाई की वैल्यू 22/7 रख दें तो एक 7 कट भी सकता था, उस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन दिए हो उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका जो है वो धातु की चादर का क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो चाहिए। अब देखिए इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही तरफ से लिया जाएगा, क्योंकि धातु की चादर जो मार्केट में मिलती है वो ऐसा नहीं होता कि एक सरफेस अलग मिले और दूसरी सरफेस भी काउंट हो, केवल एक तरफ से सरफेस काउंट होती है। तो इसलिए हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया देखिए वैसे तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि ये आधा गोला है तो इसलिए हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 पाई आर स्क्वायर बचा, 2 पाई इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 दूना 98, तो 98 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ पे जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका आ जाता है। यानी कि कितनी चादर जो है धातु की लगेगी वो यहाँ पे सॉल्व होके आ जाता है। तो इंटीग्रेशन मेथड से ना करके हमने डायरेक्ट मेथड से किया है, ताकि अगर MCQ टाइप में ये क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें, आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार बोर्ड में आया हुआ है और इसको आप डायरेक्ट याद करेंगे। दीर्घवृत्त x² + y² + b² = 1 को उसके दीर्घ अक्ष पर घुमाने से बनने वाले ठोस का आयतन ज्ञात करिए। देखिए ये आपका एलिप्स है, यानी कि दीर्घवृत्त है, और इसका ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। इक्वेशन देख के पता ही लग रहा है, ए इसका सेमी मेजर एक्सिस हो गया और बी जो है इसका सेमी माइनर एक्सिस हो गया। अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष हो गया ये, और इसको दीर्घ अक्ष पर घुमाना है, यानी कि इस लाइन के अबाउट जो है आपको इसे रोटेट करना है। तो देखिए जब आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो इस तरह से आपको बिल्कुल अंडे जैसी जो संरचना है वो प्राप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, वैसे तो इलिप्स को कहते हैं कि अंडे के आकार का होता है, लेकिन ये आपका बिल्कुल अंडा जैसा बन जाएगा जब आप इसे घुमाएंगे, और इसे तब इलिप्सोइड करके बोला जाता है। जो सॉलिड बनेगा उसे हम इलिप्सोइड करके, ये इलिप्स है और घुमाया जब तो जो सॉलिड बनेगा उसे इलिप्सोइड बोलते हैं। अब इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो 4/3 पाई a इंटू b² ये होता है। दीर्घ अक्ष जो है उसका आधा ये यहाँ पे सिंगल पावर में होता है, और लघु अक्ष का स्क्वायर करके वो मल्टीप्लाई में होता है, और 4/3 पाई एक्स्ट्रा में लगता है। वॉल्यूम में जैसे स्फेयर के वॉल्यूम में होता था, गोले के वॉल्यूम में 4/3 पाई, वैसे ही 4/3 पाई यहाँ पर होता है। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान रखना है। कोई भी न्यूमेरिक क्वेश्चन जिसमें इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो वो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
अब हम थोड़ा सा आपसे डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला सही है। इसका एक और सबूत आपको देते हैं कि अगर मान लिया सपोज़ करिए ये इलिप्सॉइड हमारा स्फीयर में कन्वर्ट होने लगे, गोले में कन्वर्ट होने लगे, तो गोले में कन्वर्ट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए ए और बी अभी यहाँ पे अलग अलग हैं। अगर हम ए इक्वल टू बी कर दें, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष बराबर कर दें, तो यही चीज़ हमारी फिर जो है वो एक गोले में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें कि दोनों वो दीर्घ अक्ष अर्ध और अर्ध लघु अक्ष दोनों ही ए हो जाएंगी। और उस केस में देखिए ये फॉर्मूला हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वॉल्यूम तो इलिप्सॉइड का है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ जब स्फीयर निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो 4/3 पाई ए और बी की जगह भी ए रख देंगे, और देखिए आपका 4/3 पाई ए क्यूब, यानी कि जो गोले का आयतन है वही चीज़ आ जाती है। तो कहने का मतलब है कुछ कंडीशन अप्लाई करी हमने इक्वल टू बी, और देखिए ये गोले में कन्वर्ट हुआ और ये वॉल्यूम का फॉर्मूला भी गोले के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। इससे साबित होता है कि ये फॉर्मूला जो है हमारा ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कौन स्क्वायर पावर में होता है और कौन सिंगल पावर में होता है। ये बात ध्यान रखेंगे तो आपके इस तरह के बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आराम से हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रख के आप MCQs बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वक्र x² / 49 + y² / 25 = 1 को x अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए देखने से ही क्लियर है यहाँ पर कि आप अगर इसका कंपेयर कर दें x² / a² + y² / b² = 1 से, तो a² = 49 यानी कि a = 7 आ जाएगा, एंड b = जो है वो 25 यानी कि b² 25 यानी कि b = 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष हमें पता लग चुके हैं, उनके आधे आधे पोर्शन, और दीर्घवृत्त को आपने x अक्ष के परितः घुमाया तो इलिप्सॉइड बनेगा, और उसका वॉल्यूम हमने अभी पिछले क्वेश्चन में याद किया है कि 4/3 पाई a b² ये होता है। तो इसमें आप रख दीजिए वैल्यूज़, 4/3 पाई a की वैल्यू 7 और b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व होकर के जो है 4/3 पाई × 7 × 25। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौको 100 और 7 × 700/3 पाई और घन इकाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला बस थोड़ा सा याद कर लिया हमने, तो हमारा जो है वो डेरिवेशन वाला पार्ट भी हो गया, और इसमें जो है वो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हो गया। तो इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, तो आप MCQ क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। वक्र y² = x² 1 - x² के एक लूप को y अक्ष के सापेक्ष घुमाया जाता है, इस प्रकार से जनित घिरे आयतन को ज्ञात करिए। तो देखिए हालांकि मैं दिखा रहा हूँ आपको कर्व जो है किस तरह से ट्रेस होगा, लेकिन आपको उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका सीधे आंसर याद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार, तो इसलिए फेमस कर्व है, इसलिए आप इसे डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। और वैसे आप इसमें देखिए y = 0 पुट करें अगर, ताकि ये पता लगे कि ये ग्राफ x अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है। तो y = 0 जब रखेंगे तो देखिए ये इस तरह से 0 हो जाएगा। यहाँ से या तो x = 0 या फिर 1 - x² = 0। तो यहाँ से x² = 1 यानी कि x = ±1। तो कहने का मतलब है ये जो ग्राफ है वो उसकी ट्रेसिंग कुछ इस प्रकार से है कि ये x अक्ष को जो है वो एक तो मूल बिंदु पे काटता है, +1 पे काटता है और -1 पे काटता है। तो इसका मतलब कुछ इस तरह से इसका लूप जो है वो बनता होगा, आगे फिर जो भी बनता हो। तो इसको जो है वो आपको क्या कहा गया है, वक्र के लूप को y अक्ष के सापेक्ष घुमाया गया है, इसके सापेक्ष इसको घुमाया गया है, इस प्रकार से जनित घिरे आयतन को ज्ञात करिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो इससे क्या वॉल्यूम ट्रेस होगा, आपको उसमें इंटीग्रेशन के उसमें लफड़े में नहीं पड़ना है, आप बस इसमें वॉल्यूम = π² / 4 घन इकाई, ये फॉर्मूला बस ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू ध्यान रखेंगे। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें सीधे ये वैल्यू रख देंगे, और इस तरह से आपका वो MCQ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन को करने के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। और ध्यान दीजिए चैप्टर को हमने MCQ पर्पस के हिसाब से तैयार किया है, न कि आपके थ्योरेटिकल पेपर के हिसाब से। तो इस हिसाब से आपको उस मेथड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देख करके फ़ायदा मिलेगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। साथ ही साथ कोई बच्चा अगर नया आया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, ताकि जैसे ही कोई वीडियो रिलीज़ हो उसका नोटिफिकेशन उसके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।